नमस्कार। आज आप सबको मैं 10,000 नामक एकांकी जिसके लेखक उदय शंकर भट्ट जी हैं वह बताने जा रहा हूँ। 10,000 एकांकी बताने से पहले मैं आप सबको उदय शंकर भट्ट की जीवनी बता रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो इनका हम जन्म देखते हैं तो इनका जन्म होता है उदय शंकर भट्ट जी का 3 अगस्त 1898 और इनकी मृत्यु हो जाती है 22 फरवरी सन 1966। ये बहु प्रतिभा के धनी उदय शंकर भट्ट जी हिंदी साहित्य के लगभग सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। इनके काव्य संग्रह है राका मानसी, युगदीप, विसर्जन, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। उसी प्रकार इनके उपन्यास भी हैं। सागर, लहरें व मनुष्य 1956 की रचना है और उससे पहले नए मोड़ नामक उपन्यास 1954 में प्रकाशित कराया। फिर सागर, लहरें व मनुष्य 1956 में, फिर लोक परलोक नामक उपन्यास 1958 में प्रकाशित कराया और शेष अशेष नामक उपन्यास 1960 में प्रकाशित कराया। उसी प्रकार इनके नाटक भी हैं। ये ख्यातिलब्ध नाटककार भी हैं। मुक्तिपथ 1944, उनसे पहले राधा नामक नाटक इन्होंने लिखा 1941 में, फिर मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, गुरु द्रोण का अंतर निरीक्षण 1959, अशोक वनवंदिनी 1959, अश्वत्थामा 1959 और असुर सुंदरी 1972। और इन्होंने एक महाकाव्य की भी रचना की, तक्षशिला नामक महाकाव्य की रचना किया 1931 में। तो ये रही इनकी जीवनी और इनका जो सामान्य परिचय। अब मैं आपको 10,000 नामक एकांकी बता रहा हूँ। देखिए 10,000 नामक एकांकी कितना बढ़िया तरीका से उदय शंकर भट्ट जी ने जो समसामयिक जो जिंदगी है और जो कंजूस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं हमारे समाज में, उस व्यक्ति को विशेष केंद्र में रखकर उदय शंकर भट्ट जी ने 10,000 नामक एकांकी की रचना किया है। पात्र परिचय देखें। विशाखाराम सीमा प्रांत का एक सेठ है। सुंदरलाल इस सेठ का लड़का है विशाखाराम का। राजो विशाखाराम की लड़की और राजो की माँ विशाखाराम की पत्नी और मुनिम इस सेठ का मुनिम है। एकांकी अर्थात एक अंक है ना, एक कमरा है, एक घर है, उसी घर में उस एकांकी को उस पूरे पात्रों का जाल बुना गया है। तो किस प्रकार से हम देखें कि ये जो सुंदरलाल है विशाखाराम का पुत्र, सुंदरलाल को किडनैप कर लिया जाता है और कहीं ना कहीं भले लेखक ने इस बात को नहीं लिखा है, वो पाठकों के ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन ये जो सुंदरलाल है वो स्वयं अपना किडनैप करवाता है। क्योंकि इनके पिताजी इतने कंजूस थे, पैसा के लिए बहुत परेशान करते थे, देते नहीं थे खर्च के लिए। तो ये अपने पिताजी से पैसा निकालने के लिए अपने आप को किडनैप करवाता है और फिर इनकी खबर सिर्फ सेठ के जो मुनिम है उनको रहता है और बाकी घर में किसी को इसका कोई भी खबर या सूचना नहीं रहता। तो विशाखाराम की पत्नी अर्थात राजो की माँ और राजो उनकी बेटी बार बार कहती है कि पैसा हाथ का मैल है, आप पैसे के लिए लड़के को मत देखिए, आप तुरंत उसको छुड़वा के ले आइए। लड़के से बड़ा कुछ भी नहीं है। ये बहुत रोती भी है राजो की माँ और राजो भी रोती है बहुत कि पिताजी, ये अपने पिताजी को चाचा कह के संबोधित करती थी, है ना। जो राजो है वो अपने पिताजी को चाचा कहते थे। तो बार बार कहते तो विशाखाराम जी इतने कंजूस कि पैसे के लिए कहते कि इतना पैसा, हाय राम ये लड़का क्यों गया, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, क्या करूं। बहुत
मतलब संवाद होता है, विवाद भी होता है, और विवाद होने के साथ साथ विशाखाराम पैसे की चिंता के कारण वो बार बार बिस्तर में गिर जाते हैं कि हे भगवान, ये पैसा कहाँ से लाऊं। और वो सब व्यापार, एक खांडे का व्यापार करता है, जो चावल का जो छोटा टुकड़ा है उसको खांडा, तो वो खांडे का व्यापार करता है और लोगों को सूद में अर्थात ब्याज में पैसा भी देता है, और ये मुनिम उनके पैसे को वसूली करता है, सामानों का विक्रय करता है। तो मुनिम भी कहता है, चूंकि ये मिला हुआ है ना, लड़के की चाल में ये मिला हुआ है, तो ये बार बार अपने मालिक से कहता है, विशाखाराम से, कि लड़के को छुड़ा लीजिए, पैसा तो है हमारे पास। तो ये मना कर देते हैं, उनको देना है, उनको देना है, और बार बार गिर जाते हैं। मतलब इनको एक धक्का सा लगता है कि हाय, मैंने इतना कमाया और ये मेरे कमाई को किस तरीके से मैं लुटाऊं। तो इनकी पत्नी बार बार समझाती है, और बार बार समझाने के बाद भी सेठ जी नहीं मानते। तो अंत में इनकी पत्नी राजो की माँ क्या करती है, अपना गहना उतार के दे देती है मुनिम को कि हे मुनिम, तुम जाओ और मेरे बेटे को छुड़ा के ले आओ। तो उतने में सेठ जी भी कहता है, गहना भी तो मैंने ही पैसे का है, गहना भी देने से ही तो पैसा ही देना पड़ेगा। तो बहुत इन चारों के बीच संवाद होता है, और संवाद के साथ साथ हम तीखा नोक-झोंक भी देखते हैं, है ना। वो अपने बेटे को लेकर कहती है राजो की माँ, अगर मेरा बेटा नहीं आया तो मैं नहीं जी पाऊंगी। और उधर विशाखाराम भी कहता है कि तुम्हारा ही बेटा नहीं है, मेरा भी बेटा है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और ये सुंदरलाल कह देता है, खबर भिजवाता है पत्र के माध्यम से कि पुलिस को बताने की आवश्यकता नहीं है और किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने किसी बताया, किसी को आपने इसकी खबर दी, तो इन लोग मेरी जान ले लेंगे, मुझे मार देंगे, मौत की घाट उतार देंगे। इतना एक पत्र भिजवाते हैं। तो वो और डर जाती है राजो की माँ, और राजो भी डर जाती है। लेकिन विशाखाराम टस के मस नहीं होता पैसे देने के नाम पर। वो सदमा लगने जैसा बार बार अपने बिस्तर में गिर जाता है। 10,000 कहते हैं फिर गिर जाता है, 10,000 कहते हैं फिर गिर जाता है। तो अंत में बहुत भला बुरा कहने के बाद राजो की माँ कहती है कि मैं भी इस घर की हूँ, इस यहाँ की संपत्ति में मेरा भी अधिकार है करके वो मुनिम से कहती है कि तुम जाओ, ये मैं आदेश देती हूँ करके। तो वो चला जाता है 10,000 लेकर, और जैसे ही 10,000 लेकर जाता है तो सुंदरलाल तुरंत छूट के आ जाता है। और सुंदरलाल छूट के आने के बाद इनकी माँ उनको गले लगाकर बहुत रोती है, देखती है अपने पुत्र को कि मेरा पुत्र सही है, क्या क्या परेशानी है। तो वो देखते हैं कि खाना वगैरह नहीं खाया था, दुबला सा हो गया था। तो उधर वो छूट के आ जाता है, और मात्र इतनी सी शीर्षक है, इतनी सी कहानी है एकांकी। और 10,000 किस नाम से पड़ा, क्योंकि विशाखाराम जी 10,000 पैसा देने के लिए बहुत विचलित हुए, बहुत उनको सदमा लगा। लेकिन उनके ही बेटे ने उनको किस प्रकार से उनकी कंजूसी का फायदा उठाया, अपने परिवार की मजबूरी का किस प्रकार से वो फायदा उठाया, और फायदा उठाकर अपने कंजूस पिताजी से वो 10,000 रुपया ऐंठ लेते हैं। तो आज मतलब इस एकांकी से हम ये भी सीखते हैं कि इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी ये एक सबब है कि अपने पालक को, अपने माँ बाप को इस तरीके की मुश्किलों में नहीं फंसाना चाहिए, इस तरीके की मुश्किलों में नहीं डालना चाहिए। यही उद्देश्य रहा होगा भट्ट जी का। और आप देखिए, इतने छोटे से शीर्षक में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। और कहीं ना कहीं ये हमारे आधुनिक युग, भले ये कई वर्ष पुरानी एकांकी है, लेकिन आज भी जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय है, यह आज भी प्रासंगिक है और प्रासंगिक रहेगा।